हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। आज हमारा विषय है छायावाद युग। छायावाद युग की समय सीमा 1918 से 1936 है। छायावाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग मुकुटधर पांडे ने किया था। इन्होंने श्री शारदा पत्रिका के 1920 के 4 अंकों में हिंदी में छायावाद शीर्षक लेख लिखकर छायावाद का विस्तृत और गहन विवेचन किया था। मुकुटधर पांडे की कविता कुरूरी के प्रति छायावाद की प्रथम कविता मानी जाती है। गीति काव्य शब्द का सबसे पहले प्रयोग लोचन प्रसाद पांडे ने किया। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने प्रयाग से प्रकाशित भारत नामक पत्र में छायावाद के समर्थन में कई लेख लिखे। नंद दुलारे वाजपेयी ने सुमित्रा नंदन पंत को छायावाद का जनक कहा है। जयशंकर प्रसाद कृत झरना को छायावाद की प्रयोगशाला का प्रथम आविष्कार कहा गया है। ईलाचंद्र जोशी ने जयशंकर प्रसाद को छायावाद का प्रवर्तक माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद को रविंद्रनाथ ठाकुर की कविताओं के प्रभाव में आया हुआ मानकर इसका संबंध ईसाई संतों के फैंटस्माटा यानी कि छायाभास से जोड़ा है। शुक्ल ने छायावाद को चित्रभाषा शैली कहा है। डॉक्टर नगेंद्र ने छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह माना है। जयशंकर प्रसाद आरंभ में कलाधर उपनाम से ब्रजभाषा में कविताएं लिखते थे। बाद में प्रसाद उपनाम से लिखने लगे। चित्राधार प्रसाद द्वारा रचित ब्रजभाषा का काव्य संकलन है। करुणालय हिंदी का प्रथम गीति नाट्य है। इसमें प्रसाद जी ने बड़े ही कौशल से याज्ञिक क्रियाओं की क्रूरता को निंदनीय और घृणित ठहराते हुए मनुष्य का वास्तविक धर्म मानवता बताया है। चित्राधार में अयोध्या का उद्धार, वन मिलन और प्रेम राज्य 3 लंबी कविताएं हैं जिन्हें काव्य कथाएं कहते हैं। कानन कुसुम, झरना और लहर गीति काव्य है। प्रेम पथिक, महाराणा का महत्व और आंसू खंड काव्य है। कामायनी महाकाव्य है। कानन कुसुम में चित्रकूट, भरत, शिल्प सौंदर्य, कुरुक्षेत्र, वीर बालक और श्री कृष्ण जयंती काव्य कथाएं हैं। कानन कुसुम जयशंकर प्रसाद की खड़ी बोली कविताओं का प्रथम संग्रह है। महाराणा का महत्व जैसी लंबी कविता आज की नई कविता के खंड काव्यों की नींव कही जाती है। झरना हिंदी में छायावाद का प्रथम काव्य संग्रह है। इसमें 24 कविताएं हैं। लहर में अशोक की चिंता, शेर सिंह का शस्त्र समर्पण, पेशोला की प्रतिध्वनि तथा प्रलय की छाया 4 लंबी कविताएं हैं। अशोक की चिंता कविता में कलिंग विजय के उपरांत सम्राट अशोक की पश्चातापपूर्ण मनस्थिति का बड़ा सुंदर वर्णन है। लहर की सबसे लंबी कविता प्रलय की छाया है। इसमें प्रसाद जी ने गुजरात के राजा कर्ण की रानी कमलावती के मानसिक द्वंद्व का चित्रण बड़ी सुंदरता के साथ किया है। जयशंकर प्रसाद की रचना प्रेम पथिक पर अंग्रेजी कवि गोल्डस्मिथ की द हर्मिट कविता का प्रभाव है। उर्वशी जयशंकर प्रसाद की गद्य पद्यमय रचना है। इसे कामायनी की श्रद्धा का पूर्व संस्करण कहा गया है। जयशंकर प्रसाद की अंतिम रचना कामायनी है। इस महाकाव्य की प्रधान पात्र श्रद्धा है। काम की पुत्री होने के कारण इसका दूसरा नाम कामायनी है। कामायनी 1935 में लिखा गया। इसमें 15 सर्ग हैं। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्षा, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य और आनंद। कामायनी की कथा का आधार ऋग्वेद, छांदोग्य उपनिषद, शतपथ ब्राह्मण और श्रीमद् भागवत है। घटनाओं का चयन मुख्य रूप से शतपथ ब्राह्मण से किया गया है। कामायनी का बाहरी ढांचा बहुत कुछ कामना नाटक जैसा है। कामायनी भारतीय आनंदवाद का साकार रूप है। जिस आनंदवाद की अभिव्यक्ति कामायनी में हुई है उसकी प्रतिष्ठा प्रसाद जी एक घूंट नाटिका में पहले ही कर चुके थे। कामायनी अंतःकरण से वृत्तियों के विकास की कहानी कहती है। इसमें सर्गों का नामकरण इन्हीं वृत्तियों के आधार पर हुआ है। मनु मन का, श्रद्धा हृदय का और ईड़ा बुद्धि का प्रतीक है। प्रसाद जी ने कामायनी के स्वप्न और संघर्ष सर्गों में सारस्वत प्रदेश का जो वर्णन किया है उसमें पूंजीवादी सभ्यता और
वर्ग संघर्ष का संकेत है। औद्योगिकरण का भी उल्लेख है। निराला ने सुधा पत्रिका में कामायनी की समीक्षा करते हुए उसे रहस्यवाद का पहला महाकाव्य कहा है। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने कामायनी को मानवता का रसात्मक इतिहास कहा है। डॉक्टर नगेंद्र ने कामायनी को मानव चेतना के विकास का महाकाव्य कहा है। नामवर सिंह ने कामायनी को आधुनिक सभ्यता का प्रतिनिधि महाकाव्य कहा है। सुमित्रा नंदन पंत की प्रथम कविता गिरिजे का घंटा है। सुमित्रा नंदन पंत की वीणा कविता में छाया, अंधकार, सरिता, निर्झर, लता, उषा और विहग पर छोटी छोटी रचनाएं हैं। इसमें कवि ने स्वयं को बालिका के रूप में चित्रित किया है और प्रकृति को सजीव मानकर उसे अनेक प्रकार के प्रश्न किए हैं। सुमित्रा नंदन पंत के पल्लव काव्य संग्रह को प्रकृति की चित्रशाला कहा गया है। इसी काव्य ग्रंथ ने पंत जी को छायावाद कवि के रूप में प्रतिष्ठित किया। गुंजन को पंत का अंतिम छायावादी काव्य ग्रंथ माना जाता है। युगांत में छायावादी प्रवृत्ति का अंत और प्रगतिवाद का उदय मिलता है। सुमित्रा नंदन पंत की कृतियों में प्रथम रश्मि, छाया, बादल, एक तारा, नौका विहार, कलक, पुण्य, प्रसून, झंझा में नीम, ग्रामश्री, हिमाद्री, पतझर और कूर्माचल के प्रति प्रकृति संबंधी श्रेष्ठ कविताएं हैं। युगांत, युगवाणी और ग्राम्या की प्रकृति पर मानवतावाद का प्रभाव है। ग्रंथि एक विरह गीत है जिसमें एक प्रणय कथा के माध्यम से कवि ने अपनी बात कही है। इसमें पंत जी की स्वच्छंदतावादी वृत्ति की अभिव्यक्ति हुई है। युगवाणी में गांधी और मार्क्स का प्रभाव स्पष्ट परिलक्षित होता है। ग्राम्या में पंत जी ने ग्रामीणों की यथार्थ स्थिति को काव्यबद्ध किया है। इस संग्रह में ग्राम चित्र, ग्राम देवता कविताएं विशेष उल्लेखनीय है। खादी के फूल पंत तथा बच्चन द्वारा रचित सहयोगी रचना है। स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि, युगांतर, उत्तरा, रजत शिखर, शिल्पी, अतिमा, वाणी, यह सभी रचनाएं आध्यात्मिक है और इन पर अरविंद दर्शन का गहरा प्रभाव है। पंत जी का लोकायतन महाकाव्य है। 7 अध्याय और अनेक सर्गों में विभाजित इस महाकाव्य में सामूहिक मुक्ति की बात उठाई गई है। मौन निमंत्रण कविता रहस्यवादी प्रवृत्ति की है। 1961 में भारत सरकार ने पंत को पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया था। 1961 में पंत की काव्य कृति कला और बूढ़ा चांद पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। 1968 का ज्ञानपीठ पुरस्कार पंत जी को चिदंबरा के लिए दिया गया। लोकायतन काव्य कृति के लिए उन्हें लेनिन पुरस्कार मिला था। स्वच्छंद छंद के आविष्कारकर्ता अमेरिकी कवि वॉल्ट व्हिटमैन हैं। हिंदी में स्वच्छंद छंद के प्रथम प्रयोक्ता निराला हैं। निराला को ओज, औदात्य और विद्रोह का कवि कहा गया है। 1916 में जूही की कली निराला की पहली कविता है। इनका प्रथम काव्य संग्रह 1922 में अनामिका प्रकाशित हुआ था। निराला की गीतिका काव्य ग्रंथ की भूमिका जयशंकर प्रसाद ने लिखी थी। 1949 में उत्तर प्रदेश सरकार ने निराला जी के काव्य संकलन अपरा को 2100 रुपये से पुरस्कृत किया। जूही की कली के माध्यम से निराला ने प्रकृति के तत्वों के बीच उन्मुक्त प्रेम की स्थापना की है। इसमें जूही नारी और पवन पुरुष का प्रतीक है। अणिमा में भक्ति भाव से भरे हुए गीत हैं। पंचवटी प्रसंग में अद्वैतवाद का प्रतिपादन है। तुम और मैं कविता में निर्गुण विचारधारा का प्रभाव है। तुलसीदास एक खंड काव्य है। इसमें तुलसीदास की गृह त्याग की प्रसिद्ध घटना का वर्णन मौलिक ढंग से हुआ है। अणिमा में छायावादी और प्रगतिवादी दोनों तरह की कविताएं हैं। तुलसीदास निराला जी की छंदबद्ध रचना है। इसमें प्रकृति के कल्याणकारी स्वरूप का चित्रण हुआ है। कुकुरमुता एक व्यंग्य काव्य है। इसमें नवाब के बाग में उगा कुकुरमुता पास में खिले गुलाब को फटकारता है। यहाँ कुकुरमुता सर्वहारा का और गुलाब पूंजीपति का प्रतीक है। रामविलास शर्मा के अनुसार कुकुरमुता प्रगतिशील विचार की कविता पंत के विरुद्ध लिखी गई थी, जिसमें कवि ने गुलाब को पंत का प्रतीक और स्वयं को कुकुरमुता का प्रतीक माना है। पंत ने निराला जी के मुक्त छंद का विरोध किया था, अतः निराला ने पंत और पल्लव नामक लंबा लेख लिखा, जिसमें पंत पर
रविंद्रनाथ टैगोर और संस्कृत के प्राचीन कवियों के भावों की चोरी के आरोप लगाए। अनामिका की दान शीर्षक रचना में धर्म का मर्म ना पहचानने वाले उपासकों पर व्यंग्य किया गया है। इसमें निराला ने मनुष्य के प्रति मनुष्य की उस निर्मम उपेक्षा की चर्चा की है जो धर्म के कारण जाने अनजाने होती ही रहती है। अनामिका के द्वितीय भाग में राम की शक्ति पूजा और सरोस्मृति है। राम की शक्ति पूजा को महाकाव्यात्मक रचना कहा गया है। यह कृति संपूर्ण छायावादी काव्य की एक उत्कृष्ट उपलब्धि है। सरोस्मृति को हिंदी संसार का सर्वाधिक प्रसिद्ध शोक गीत माना जाता है। तोड़ती पत्थर कविता आर्थिक विषमता की रचना है। भिक्षुक शीर्षक कविता एक राष्ट्रीय समस्या को व्यक्त करती है। गीतिका काव्य और संगीत का एक सुंदर समन्वय है। अर्चना, आराधना और गीत गुंज में गेय तत्व की प्रधानता है। बेला काव्य ग्रंथ में निराला जी ने गजलों का प्रयोग किया है। इसमें देशभक्ति, अध्यात्म, श्रृंगार, प्रकृति आदि विशेष रचनाएं हैं। नए पत्ते में निराला ने दलितों की पीड़ा और उनकी दयनीय दशा का वर्णन किया है। निराला का अंतिम काव्य संग्रह सांध्य काकली उनकी मृत्यु के बाद 1969 में प्रकाशित हुआ। इस काव्य ग्रंथ की कविताओं में इनकी निजी जीवन की हताशा और निराशा की अभिव्यक्ति हुई है। महादेवी वर्मा ने काव्य रचना ब्रजभाषा में आरंभ की और बाद में वह खड़ी बोली में लिखने लगी। दिया महादेवी जी की खड़ी बोली की प्रथम कविता है। महादेवी जी ने अपने काव्य ग्रंथों का जो नामकरण किया है उसमें क्रमबद्धता और भावों की दृष्टि से अत्यंत उपयुक्तता है। जैसे प्रभात में पहले निहार आता है, फिर रश्मि अवतीर्ण होती है, फिर नीरजा खिलती है, फिर सांध्य गीत की बेला आती है और उसके बाद दीप शिखा जलाई जाती है। निहार में 1924 से 1928 के मध्य लिखे गए 47 गीतों का संकलन है, जिसमें विसर्जन, मिलन, उस पार, स्वप्न, आंसू, प्रतीक्षा, जो तुम आ जाते एक बार आदि प्रमुख है। निहार की कविताओं में वेदना का स्वर प्रबल है और कुछ में उनकी आध्यात्मिक चेतना के दर्शन होते हैं। रश्मि में 1928 से 1931 के मध्य लिखे गए 35 गीत संकलित हैं, जिनमें रश्मि, दुख, अतृप्ति, जीवन द्वीप आदि प्रमुख हैं। इसका मुख्य स्वर दुखवास से जुड़ा हुआ है और इस पर बौद्ध दर्शन का प्रभाव है। नीरजा में 58 गीत हैं। इनमें शीर्षक नहीं दिए गए हैं। यहाँ छायावाद शिल्प अधिक स्पष्ट रूप से उभर कर आया है। इन कविताओं में भावुकता की अपेक्षा अनुभूति पक्ष अधिक सबल है। सांध्य गीत में 45 गीत हैं। इसमें महादेवी जी के दार्शनिक विचार अधिक प्रौढ़ रूप से उभर कर आए हैं। दीप शिखा में 51 गीत हैं। इसमें सर्वाधिक रचनाएं दीपक पर हैं, जिनमें दीपक को आत्मा का प्रतीक मानकर उस समय तक निष्कंप भाव से विरह में जलने के लिए प्रोत्साहित किया गया है जब तक प्रभात की बेला ना दिखाई दे। छायावादी कवियों में सर्वाधिक रहस्य भावना महादेवी जी में पाई गई है। इनका समस्त काव्य रहस्यवाद के अंतर्गत आता है। नीरजा पर महादेवी जी को 1934 में सेक्सरिया पुरस्कार मिला था। यामा काव्य संग्रह के लिए 1944 में हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा मंगला प्रसाद पारितोषिक सम्मान दिया गया। 1982 में यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बालकृष्ण शर्मा नवीन के 2 काव्य संकलन हैं, अपलक और क्वासी। इसमें छायावादी भावबोध की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। मोहनलाल महतो वियोगी के काव्य संग्रह निर्माल्य और एक तारा छायावादी कविताएं हैं। इनकी कविताओं में कल्पना को महत्व दिया गया है। इन पर रविंद्रनाथ टैगोर का प्रभाव है। जनार्दन झा द्विज कृत अनुभूति और अंतर्ध्वनि छायावादी काव्य संग्रह है। अनुभूति में वेदना का स्वर प्रधान है और इसकी शैली सुमित्रा नंदन पंत के निकट है। छायावादी कवियों में रामकुमार वर्मा का विशेष स्थान है। रूपराशि, निशीथ, चित्ररेखा आदि इनकी छायावादी काव्य संग्रह है। इन रचनाओं में कण कण में व्याप्त परम सत्ता की झांकी मिलती है। आरसी प्रसाद सिंह का कलापी छायावादी काव्य संग्रह है। इसका मुख्य विषय प्रेम और सौंदर्य और प्रकृति है। केदारनाथ मिश्र प्रभात की चिरस्पर्श, सेतुबंध, शुभ्रा आदि कविताएं छायावादी वैशिष्ट्य से परिपूर्ण हैं। उदय शंकर भट्ट की अधिकांश रचनाओं में छायावादी भावुकता पाई जाती है। राका, मानसी, विसर्जन, युगद्वीप, अमृत और विष इनके काव्य संग्रह है। छायावादी कवि रामनाथ सुमनकृत विपंची काव्य संग्रह में प्रेम परक गीत हैं। गोपाल सिंह नेपाली की रचनाओं में भी
छायावादी प्रभाव पाया जाता है। इनकी कविताओं में प्रकृति प्रेम का स्वर प्रमुख है। इनके 2 काव्य संग्रह हैं, पंछी और रागिनी।